Good morning, friends. Myself Manish Kumar Sinha, working in BNSDAV Public School, गिरिडीह, झारखंड। आज अपनी थर्ड वीडियो जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा कल्चर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया था। आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना का डिस्कस करेंगे। नगर बसाने की योजना और भवन निर्माण कला सिंधु सभ्यता की उत्कृष्ट विशेषताएं हैं। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की ओर से 1964-1965 में जो उत्खनन कार्य हुए उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि ईसा पूर्व 2000 के आसपास मोहनजोदड़ो नगर में 1 वर्ग मील में औसतन 40,000 निवासी रहते थे। सिंधु सभ्यता का नगर आधुनिक व्यावसायिक शैली पर निर्मित था। प्रत्येक गली में कुएं तथा भवनों में स्नानागार थे। नगर निर्माण योजना को देखने से यहाँ की विकसित नगरपालिका के प्रशासन के स्वरूप का पता चलता है। सिंधु सभ्यता के हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा आदि जगहों में 2 स्तरीय नगर दुर्ग या गढ़ी जहाँ शासक का निवास स्थान तथा सार्वजनिक स्थल थे। दूसरे में निचला शहर या आवासीय भवन देखने को मिलता है जहाँ सामान्य लोग रहते थे। ये सारे नगर रक्षा प्राचीर से या दीवार से घिरे थे जो कच्ची ईंटों का बना हुआ होता था। हड़प्पा की नगरीय व्यवस्था के 2 मुख्य भाग में बांटे हैं, यानी 2 टीले में बटे हुए हैं, जबकि वैदिक सभ्यता में नगरीय व्यवस्था में 3 विभाजन पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में धौलावीरा एक अपवाद है जहां 3 विभाजन पाए गए हैं। ऊपरी शहर को गढ़ी कहा जाता है। एक टीला पश्चिम की तरफ है जो क्षेत्रफल में छोटा है और ऊंचाई पर अवस्थित है, उसे ऊपरी टीला कहते हैं। उसकी किलेबंदी हुई है। एक टीला पूर्व की तरफ है जिसमें सामान्य लोगों का आवास है और नीचे की ओर उनकी किलेबंदी नहीं है। अपवाद के तौर पर धोलावीरा में 3 विभाजन है और ऊपरी और मध्य शहर एक ही गढ़ी में है और निम्न शहर की किलाबंदी नहीं है। बाकी दोनों में किलाबंदी है। कालीबंगा एक ऐसा शहर है जहां निचले शहर की भी किलाबंदी की गई है, लेकिन ऊपरी तथा निचली दोनों शहरों की किलाबंदी अलग अलग की गई है। लोथल अगला अपवाद है जहां ऊपरी और निचली दोनों को एक ही किलाबंदी से घेरा गया है। ऊपरी शहर खास व्यक्तियों के लिए तथा निचली शहर समान व्यक्तियों के लिए थी। गढ़ी के अंतर्गत विभाजन सामान्य नहीं है। अपवाद सिर्फ कालीबंगा है जहां गढ़ी का भी विभाजन है। हड़प्पा के सभी शहरों में प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड की जानकारी हमें लोथल और सुरकोटदा से मिलती है। गढ़ी क्या होता है? गढ़ी सामान्यतः रूप से चतुर्भुज होता है। गढ़ी और निचली शहर के बीच पर्याप्त स्थल होते हैं। स्पष्ट होता है कि कालीबंगा के उत्खनन में प्राप्त गढ़ी का निर्माण ऊंच स्थान पर किया गया है, जिसे हम ऊपरी शहर कहते हैं। निचली शहर क्या होता है? जिसमें किलेबंदी नहीं है। शायद श्रमिकों का निवास स्थान रहते होंगे, किंतु सड़कें बहुत ही व्यवस्थित है। सिंधु सभ्यता की ईंटें कच्ची एवं पक्की दोनों प्रकार के ईंटें हैं। कच्ची ईंटों का समान रूप से मकान बनाने में तथा सड़क बनाने में, किंतु कालीबंगा के समस्त मकान में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता है। पक्की ईंटें गढ़ी के सीतादड़ी के भवन बनाने में, नालियों बनाने में इस्तेमाल होता है। सामान्य ईंटों की मोटाई 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी ईंट जो हड़प्पा के क्षेत्रफल में पाया गया है वह 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। हड़प्पा की ईंटों का साइज 5 × 11 × 24 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी ईंटें 63.5, 26.27 और 51.5 सेंटीमीटर हैं। सामान्य लोकप्रिय ईंटें 5.5 × 12 × 26 सेंटीमीटर है। भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले ईंटों का आकार सबसे बड़ी ईंटें 5.43 × 26.27 × 63.5 है। मंझली ईंटें 36.83 × 18.41 × 10.16 सेंटीमीटर है। छोटी ईंटें 24.13 × 11.05 × 5.08 सेंटीमीटर है। जिस ईंटों का प्रयोग कॉर्नर में होता था वह सामान्यतः एल आकार के होते थे। ईंटों के प्रकार कच्ची ईंटें हैं, पक्की ईंटें हैं, फन्नीदार ईंटें हैं, खंडित ईंटें हैं, एक रूल आकार की ईंटें हैं, हल्के लाल रंग के ईंटें हैं। केवल कालीबंगा में फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। मोहनजोदड़ो के भवन में पकाई ईंट से बनते थे, जिनकी साइज वही समानता जो यूज होते थे वही इस्तेमाल किया जाता था। सिंधु सभ्यता के नगर प्राप्त नगरों के अवशेष से पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले मिलते हैं।
पूर्व दिशा में स्थित टीले पर नगर या फिर आवास के क्षेत्र के साक्ष्य मिलते हैं। पश्चिम टीले पर गढ़ी अथवा दुर्ग या सीताडल के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल एवं सुरकोटिया के दुर्ग और नगर शैली दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। सिंधु सभ्यता की नगर योजना का मुख्य आधार उत्खनन से प्राप्त इन 6 नगरों पर टिकी है। यह नगर है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटिया एवं बनावली है। मकान, यहाँ प्राप्त मकानों के अवशेष से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक मकान के बीच में एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर 4-5 कमरे, रसोई घर एवं स्नानागार बने हुए होते थे। स्नानागार गली की ओर बने होते थे। कुछ बड़े आकार के भवन मिले हैं जिसमें 30 कमरे तक बने होते थे एवं 2 मंजिले भवन के भी अवशेष मिले हैं। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां सड़क की ओर न खुल के पिछवाड़े की ओर खुलती थी। यहाँ पर मिले भवन अलंकृत रहित हैं। केवल कालीबंगा में फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। दीवारें बिल्कुल सीधी, दीवारें अत्यधिक मोटाई वाले, तब बाहर से रंगा हुआ नहीं है। दीवारों पर अलंकरण नहीं है। मेहराब बहुत कम मिला है जो संभवतः ईंटा एवं लकड़ी के बने होते थे जो नष्ट हो गए। आयताकार स्तंभ मिले हैं जबकि मोहनजोदड़ो और मिस्र में गोलाकार स्तंभ मिले हैं। मिट्टी या चूने के प्लास्टर का व्यवहार मकानों तथा दीवारों में होता था। दीवार कच्ची ईंटों की बनी होती थी तथा अंदर एवं बाहर से पिटी हुई होती थी। बाहर से किले की दीवार को पक्की ईंटों से मजबूत किया जाता था। दीवार 40 फुट चौड़ी या 36 फुट ऊंची थी। दीवारों पर प्लास्टर करने की प्रथा थी। हड़प्पा में मकानों के दरवाजे नहीं मिलते तथा मकान के दरवाजे पीछे की ओर खुलती थी। प्रत्येक मकान में कुआं एवं शौचालय है। मोहनजोदड़ो से एकमात्र खिड़की मिली है। वहां 2 मंजिले मकान भी हैं जो बिल्कुल सीधी हैं तथा छतें सपाट हैं। ऊपरी खंडों में जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती थीं। ये सीढ़ियां बहुत कम चौड़ी होती थीं। बड़े मकानों की योजना में कोई विशेष अलंतर नहीं पाया जाता। ये भी मिट्टी तथा चूने के प्लास्टर से बनते थे। बड़े मकानों में अतिथि गृह और विश्राम गृह का भी प्रबंध था। प्रत्येक मकान में द्वारपाल के रहने की व्यवस्था थी। चूल्हे मकान के बाहर बनते थे। कुएं भी बनते थे। मोहनजोदड़ो की अपेक्षा हड़प्पा में कुएं कम मिलते हैं। कालीबंगा एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां हर घर में निजी कुआं पाया गया है। सिंधु में जो भी घर इत्यादि पाए गए हैं उसमें सारे मकान ग्रिड पैटर्न या चेस बोर्ड पैटर्न पर बने हुए पाए गए, जिसमें स्वतः हवा अपनों को साफ करती थी। सड़कों को स्वतः वह साफ कर दिया जाता था। मोहनजोदड़ो में जो आयताकार भवन थे तथा मोहनजोदड़ो में दुर्ग में मीनार और बुर्ज पाए जाते थे। सिंधु सभ्यता जिसे हम चालकोलिथिक सभ्यता भी कहते हैं। चालकों का अर्थ कॉपर होता है, लिथिक का अर्थ स्टोन होता है। इसके बावजूद इस हड़प्पन एज की विशेषता यह है कि इस काल में कहीं भी भवन निर्माण में स्टोन का प्रयोग नहीं किया गया है। पहले विद्वान ने 6th सेंचुरी BC को ही नगरीय व्यवस्था के अस्तित्व के रूप में स्वीकारा था, मगर हड़प्पा सभ्यता के प्रकाश में आने से विद्वानों की यह धारणा असत्य साबित हो गई। सिंधु की सड़कें। सिंधु सभ्यता में सड़कों का जाल नगर को कई भागों में विभाजित करता था। सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं। जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। मोहनजोदड़ो में पाए गए मुख्य मार्ग की चौड़ाई 9.15 मीटर एवं गलियां करीब 3 मीटर चौड़ी होती थीं। सड़कों का निर्माण मिट्टी तथा कच्ची ईंटों से किया जाता था। सबसे बड़ी सड़क 33 फुट चौड़ी जो संभवतः राजमार्ग था, क्योंकि समस्त सड़कें इस सड़क में आकर मिलती थी। चौराहे की तुलना ऑक्सफोर्ड सर्कस से की गई है। शहर का आकार समकोण चतुर्भुज था। गलियां कहीं कहीं 3 से 7 फीट तक चौड़ी होती थी। नगर योजना की आधार पीठिका थी नगर की प्रमुख सड़कें। प्रत्येक नगर सड़कों द्वारा कई खंडों में विभक्त किया जाता था। यह खंड मोहल्ले के रूप में हो जाते थे। हड़प्पा की सड़कों के संबंध में हमें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका, परंतु मोहनजोदड़ो के बारे में है। सड़कों की सफाई पर ध्यान रखा जाता था। मोहनजोदड़ो की 2 सड़कों के संगम पर एक भोजनालय के ध्वंसावशेष मिले हैं। सड़कों की ऐसी व्यवस्था 18वीं शताब्दी तक पेरिस और लंदन में भी नहीं देखी गई थी। सिंधु सभ्यता की जल एवं नालियों का प्रबंध। सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकाय प्रणाली बेहद प्रभावशाली है। लगभग सभी नगरों के हर छोटे बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होता था। कालीबंगा के सभी घरों में अपने अपने कुएं होते थे। घरों का पानी बाहर सड़कों तक, यहाँ सड़कों के नीचे मोरियां बनी हुई होती थी, वहां से निकलता था। कभी कभी ये मोरियां ईंटों और पत्थरों की सीढ़ियों से ढक दी जाती थीं। सड़कों की नालियों में नरमुखे या मेनहोल भी बनाए जाते थे। सड़कें और नलियों के अवशेष बनावली से भी मिले हैं। नालियां समानांतर काटती थी जो पक्की ईंटों से बनी होती थी। मेन नाली ढका हुआ होता था। लोथल से फिल्टर का उपयोग स्पष्ट होता है। नालियां की एक खामी यह थी कि नालियां कुछ जगहों से सार्वजनिक कुएं के नजदीक से गुजरती थी, जिससे कुएं का पानी गंदा होता होगा। यह मोहनजोदड़ो के उत्खनन से ज्ञात होता है। प्रत्येक सड़क तथा गली से नालियां बनी होती थी। नालियां 2 इंच से 18 इंच तक गहरी होती थी। सड़कों पर नालियां बनी हुई होती थी। प्रत्येक घर की नाली यहाँ आकर गिरती थी। बीच बीच में पानी रोकने के लिए छोटे छोटे गड्ढे भी थे, जिनमें गंदगी जमा होने पर उसे साफ किया जाता था। सिंधु सभ्यता की विशेष इमारतें। हड़प्पा में प्राप्त
दुर्ग या टीला। हड़प्पा नगर के पश्चिम टीले पर संभवतः सुरक्षा हेतु एक दुर्ग का निर्माण हुआ था, जिसकी उत्तर से पश्चिम और लंबाई 460 गज एवं पूर्व से पश्चिम की लंबाई 215 गज थी। व्हीलर द्वारा इस टीले को माउंट एबी का नाम प्रदान किया गया। हड़प्पा से प्राप्त रक्षा प्राचीर। उपरोक्त दुर्ग के चारों ओर करीब 45 फीट चौड़ी एक सुरक्षा प्राचीर का निर्माण किया गया, जिसमें जगह जगह पर फाटकों एवं रक्षक गृहों का निर्माण किया गया। हड़प्पा से प्राप्त चबूतरे। दुर्ग के बाहर उत्तर की ओर 6 मीटर ऊंची एफ नामक टीले पर पक्की ईंटे से निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, जिसमें प्रत्येक चबूतरे का व्यास करीब 3.2 मीटर है। चबूतरों के मध्य में एक बड़ा छेद है, जिसमें लकड़ी की ओखली लगी थी। इन छेदों से जौ, जले हुए गेहूं एवं भूसी के अवशेष प्राप्त होते हैं। हड़प्पा से प्राप्त निवास गृह। उपरोक्त चबूतरे के आसपास के क्षेत्रफल में श्रमिकों के आवास के रूप में 15 मकान की 2 पंक्तियां मिली हैं, जिनमें 7 मकान उत्तरी पंक्ति में एवं 8 मकान दक्षिणी पंक्ति में मिले हैं। प्रत्येक मकान में एक आंगन एवं 2 कमरे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये मकान आकार में 17 × 7.5 मीटर के थे। हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार। चबूतरे के उत्तर की ओर निर्मित अन्नागारों की 2 पंक्तियां मिली हैं, जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 6-6 कमरे निर्मित हैं, अर्थात संख्या 6 मगर इकाई 12 है। दोनों पंक्तियों के मध्य करीब 23 फीट चौड़ा एक रास्ता बना था। प्रत्येक अन्नागार करीब 15.23 मीटर लंबा एवं 6.09 मीटर चौड़ा था, जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल 838.1025 वर्ग मीटर के बराबर है। हड़प्पा के 6 अन्नागार क्षेत्रफल में मोहनजोदड़ो के 1 अन्नागार के बराबर हैं। मोहनजोदड़ो का स्नानागार जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्नानागार में ईंट के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। इसकी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 4.85 मीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 32.90 मीटर है। इसके मध्य में स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर तथा लंबा 7.01 मीटर, चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। स्नानागार के उत्तर तथा दक्षिण की ओर 2.44 मीटर चौड़ी सीढ़ियां बनी हुई हैं। स्नानागार के फर्श की ढाल दक्षिण से पश्चिम की ओर है। कुंड के चारों ओर बरामदे एवं उनके पीछे अनेक कमरे निर्मित हैं। ये 3 तरफ का बरामदा अभी भी है, मगर चौथे तरफ का बरामदा टूट चुका है। कुंड के पूर्व में स्थित एक कमरे में ईंट की दोहरी पंक्ति में बने एक कूप का अवशेष मिला, जो संभवतः स्नानागार हेतु जल की आपूर्ति करता था, तथा एक अन्य कमरे में राख मिला है, जिसे देखकर व्हीलर का मानना है कि यह पवित्र नदी है तथा ऊपर पुरोहित का मकान होगा। मार्शल और डी गोस्वामी ने उनकी धार्मिक महत्व की विवेचना की है। स्नानागार में पानी कुएं के जल से आता था, जो इसके बगल में एक कमरे में स्थित थी। पानी को बाहर निकालने के लिए एक बहुत बड़ी ढकी नाली बनी हुई है, जिसके ऊपर से निकली हुई 1.8 मीटर से अधिक ऊंची छत है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्नानागार के कुंड में, जिसमें ईंटों के ऊपर बिटुमन का 1 इंच का लेप लगा हुआ है, ताकि पानी उससे बाहर ना निकल सके। मोहनजोदड़ो का अन्नागार। स्नानागार के पश्चिम में स्थित अन्नागार संभवतः मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। यह अन्नागार कुल 833 मीटर क्षेत्रफल में फैला है। अन्नागार की लंबाई 45.72 मीटर, चौड़ाई 22 मीटर, ऊंचाई 50.28 मीटर है। इसमें 27 ब्लॉक बने हुए हैं। इसमें हवा की संरचना की भी व्यवस्था थी। व्हीलर ने इसे अन्नागार की संज्ञा दी। कुछ इतिहासकार इसे राजकीय भंडार की भी संज्ञा कहते हैं। मोहनजोदड़ो का सभा भवन। यह सभा भवन दक्षिण में दुर्ग की ओर स्थित है। यह 27.43 मीटर वर्गाकार के विशाल सभा भवन के ध्वंसावशेष में मिले हैं, जिसमें छतें 20 स्तंभों पर टिकी हुई हैं। यह विशाल सार्वजनिक स्थल उत्खनन में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। संभवतः धार्मिक सभाएं हेतु इसका उपयोग किया जाता था। मार्शल ने इसकी तुलना बौद्ध गुफा मंदिर से की है। मैके ने इसका उपयोग बाजार के लिए बताया। भारतीय इतिहासकार दीक्षित ने इसका प्रयोग धर्म चर्चा के लिए बताया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महाविद्यालय भवन या पुरोहित आवास। स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 × 29.77 मीटर आकार में एक विशाल भवन का अवशेष मिला है, जिसमें 10 मीटर वर्गाकार का एक आंगन एवं अनेक कमरे निर्मित हैं। यह भवन संभवतः कॉलेज भवन या पुरोहित आवास या अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों का निवास स्थान था। मैके ने इसे राज्यपाल के निवास हेतु निर्मित बताया है। लोथल से प्राप्त बंदरगाह, जिसे डॉकयार्ड कहा जाता है। बंदरगाह लोथल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस बंदरगाह से मिस्र और मेसोपोटामिया से जहाज आते थे। इसका औसतन आकार 214 × 36 मीटर और गहराई 3.3 मीटर है। बंदरगाह के उत्तर में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार निर्मित है, जिसमें से होकर जहाज आते थे। अतिरिक्त पानी की निकाय की व्यवस्था इस बंदरगाह में थी। लोथल में बंदरगाह है, जिसे SR राव के अनुसार यह बंदरगाह बताया गया है। यह भोगवा नदी से जुड़ा था। समुद्र तट से कुछ ही दूर विशाल पत्थर मिले हैं, जिसके 2 स्थान पर छेद है, जो लंगर डालने के काम में आता था। लंगर से समुद्र जहाज को बांधा जाता है। इस स्थान से प्राप्त विशाल जलकुंड को, जिसे SR राव ने गोदीवाड़ा कहा है। सिंधु सभ्यता की वाणिज्य एवं व्यापार की चर्चा, कॉमर्स के बारे में डिस्कस करना है। सिंधु सभ्यता का लोग का आंतरिक तथा बाह्य दोनों तरह का व्यापार था।
एवं तौल का व्यापारिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा में प्रयुक्त वाटों की तौल का अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 120, 200, 320 यानी 16 का अनुपात तौल में प्रयोग किया जाता था। लगता है इस युग को फुट अक्यूटिक की जानकारी रही होगी। घनाकार चकमक के बाट निचले स्तर पर विभाजन प्रणाली में है या ऊपर के स्तर पर दशमलव प्रणाली में है। सर्वेक्षण के लिए एक सिप्पी का यंत्र प्रयुक्त होता था जो लोथल और मोहनजोदड़ो दोनों जगह पर मिलता है। चक्राकार और समान धारियां एवं सूक्ष्म नालिकार वर्मे भी मिले हैं। मुद्रा का साक्ष्य व्यापार में नहीं मिलता है। वितरण एसआई सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था, जिसे हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था। अधिकतम हड़प्पा सभ्यता में नापतौल आदि में एक रूपता है। लोथल से सबसे अधिक मापतौल के समान मिले हैं। घनाकार वाट, शंक्वाकार वाट, लंबाई के मापने के लिए स्केल प्राप्त हुआ है। मापतौल का अनुपात 13.6 ग्राम है। हेनरी ने सिंधु घाटी सभ्यता के मापतौल पर विशिष्ट काम किया, जिसने स्पष्ट किया कि यहाँ नंबर सिस्टम चलता था। दशमलव पद्धति 16 और उनके गुना का दशमलव संख्या का प्रयोग मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सीप का बना हुआ स्केल मिला है। सीट जो हड़प्पा से प्राप्त कांसे का खंडित स्केल जो सेंटीमीटर में मिला है। हाथी दांत का बना स्केल लोथल से मिला है। लोथल में मुख्य रूप से मापने वाले समांतर पत्थर के 7 बटखरे मिले हैं। मोहनजोदड़ो स्टैंडर्ड मार्क का प्रयोग होने का साक्ष्य मिलता है। यातायात सड़क और जल मार्ग दोनों से बैलगाड़ी या नाव के माध्यम से होती थी। बनावली से सड़क बैलगाड़ी पर निशान प्राप्त हुआ है। लोथल में सिल पर नाव का अंकन प्राप्त हुआ। हड़प्पा के मोहरों पर भी नाव का अंकन प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो में मिट्टी की 2 पहिए वाली गाड़ी जो कांस की पहिए वाली गाड़ी थी उनका अंकन मिला है। चनोदरों से 4 पहिए वाली गाड़ी मिली है जिसका आगे का चक्का बड़ा है। लोथल से एल्बस्टर पत्थर का बना हुआ पहिया मिला है। लोथल के परिपक्व काल के आगे परिवर्तित शहरी समय में आटा पीसने की चक्की यहाँ मिलती है। हड़प्पा के परिपक्व काल में यह कहीं नहीं मिलता है। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के रूप में 2 पहिए एवं 4 पहिए वाले बैलगाड़ी अथवा भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। उनकी बैलगाड़ी में प्रयुक्त पहिए ठोस आकार के होते थे। लोथल से मिली मिट्टी का खिलौना में नाव का अंकन है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता के लोग आंतरिक एवं बाह्य व्यापार में मस्तूल वाली नावों का उपयोग करते थे। लोथल में एक बंदरगाह मिली है, जिससे भी अनुमान लगाया जाता है कि समुद्र के रास्ते से बाह्य व्यापार होता था, क्योंकि लोथल के बंदरगाह में समुद्री जहाज को लंगर से बांधने की व्यवस्था थी, जो उत्खनन से प्राप्त कुछ विशाल पत्थरों में जिनमें 2 स्थान पर छेद है इस बात की पुष्टि करता है। मुद्राओं पर अंकित बैलों से विदित होता है कि सिंधु में 2 कोटि के बैल थे। कुबड़ वाला बैल बड़े सिंग वाले एवं बिना कुबड़ वाला बैल छोटे सिंग वाले। आंतरिक व्यापार सिंधु घाटी के लोगों में व्यापार में बार्टर सिस्टम का प्रयोग होता था, जिसमें वस्तुओं के बदले वस्तु लिया जाता था। आंतरिक व्यापार में जो वस्तुएं आयात निर्यात होती थी, समानता सोना कोलार खान, चांदी राजस्थान, तांबा खत्री खान राजस्थान, टीन बिहार, सीसा राजस्थान, अलबस्तर राजस्थान, सिरखड़ी राजस्थान, लेपिस राजस्थान, बहुमूल पत्थर राजस्थान, शिलाजीत हिमालय क्षेत्र, लाल रंग का क्षेत्र। सब बाह्य व्यापार में सबसे पहला साक्ष्य पोर्ट सिटी, सुत्ता, गंडौर, बालाकोट और अलादीनों से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध राजस्थान, अफगानिस्तान, ईरान एवं मध्य एशिया के लोगों के साथ भी था। मेसोपोटामिया से प्राप्त सिंधु सभ्यता से संबंधित अभिलेखों एवं मोहरों पर मेलुआ नाम की जगह का जिक्र मिलता है। मेलुआ सिंधु क्षेत्र का प्राचीनतम नाम था। दिलमुन एवं माकन व्यापारिक केंद्र था, जो मेलुआ एवं मेसोपोटामिया के बीच स्थित था। मेसोपोटामिया में प्रवेश हेतु ऊर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन द्वीप से की जाती है। भारत में लोथल में फारस की गोलाकार मुद्रा पाई गई है, जो बाह्य व्यापार की पुष्टि करता है। व्यापार रास्ता लोथल, प्रभास, भरतराव, देसलपुर, सोवाकोट, संपेट, ईस्ट अफ्रीका, तुर्कमेनिया, सीरिया, पूर्वी अफ्रीका, बेबीलोनिया, उम्मा, सूसा, ईरान, अफगानिस्तान होते हुए बहरीन द्वीप जाता था। जबकि जल मार्ग में लोथल, भरतलाव, प्रभास, प्रहनम, अलादीनों से मकरान तट के किनारे बहरीन से होते हुए पश्चिम एशिया मेसोपोटामिया तक पहुंचता था। भारत के उत्तर पश्चिम जलमार्ग से गुजरते हुए अफगानिस्तान के दर्शन होते हुए पश्चिम एशिया तक पहुंचते थे। आयात करते थे कच्चे माल, निर्यात करते थे पके हुए वस्तु जैसे टीन अफगानिस्तान से, तांबा ओमान से, चांदी ईरान से, सोना अफगानिस्तान से, लाजवट मेसोपोटामिया से, सिलखड़ी बलूचिस्तान से, नील रत्न बदखसा से, नीलमणि महाराष्ट्र से, हरितमणि दक्षिण एशिया से, शंख एवं कौड़ियां सौराष्ट्र से, सीसा ईरान से, शिलाजीत हिमालय के क्षेत्र से, ये लोग इन सारे सामानों का आयात और निर्यात किया करते थे। मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध के बहुत सारे अवशेष मिलते हैं। हड़प्पा वासी लोगों का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से था। मेसोपोटामिया संभवतः आज का इराक है। यह इस बात से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लगास तिलस्मार शहर के कई कस्बों में हड़प्पाई मुहर पाई गई है। मेसोपोटामिया की मुहरें जो बेलनाकार है वो मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में पाई गई है। एल बासन के अनुसार मेसोपोटामिया की मोहरें मोहनजोदड़ो में पाई गई है, जबकि झाई वंश लिमाली के अनुसार कालीबंगा में पाई गई है। दोनों में मोस्ट ऑथेंटिक एल बासन का मोहनजोदड़ो है। मेसोपोटामिया के प्रत्येक
प्रत्येक रिकॉर्ड जो कि 2350 BC और उसके बाद का प्रलेख है उसमें मेलुआ जगह का उल्लेख किया गया है, क्योंकि इस मेलुआ क्षेत्र के साथ मेसोपोटामिया का व्यापारिक संबंध था। आज के इतिहासकार इस क्षेत्र को सिंधु सभ्यता क्षेत्र के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। मेसोपोटामिया को सिंधु प्रदेश से ही कपास निर्यात किया जाता था, क्योंकि मेसोपोटामिया को के साइट पर मिले हैं सिंधु सभ्यता के लोग ही प्रथम कपास उपजाने वाले थे, जिसके कारण इन्हें सिंडोम भी कहा जाता है। फारस के साथ भी इनका व्यापारिक संबंध था। खाड़ी देश के साथ भी हड़प्पा वासियों का व्यापारिक संबंध था, क्योंकि वृत्ताकार मोहरें जो फारस की थी वह लोथल से प्राप्त हुई हैं, जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि उनका व्यापारिक संबंध सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ में था। मेसोपोटामिया के प्रलेख जो 2350 BC का, उसमें दिलमुन और माकन दो जगह का उल्लेख है जो फारस की खाड़ी के आसपास अवस्थित हैं। वर्तमान में दिलमुन एवं माकन की पहचान बहरीन द्वीप के रूप में की गई है। इन दोनों स्थानों से सिंधु सभ्यता के व्यापार किया जाता था। आयरन ऑक्साइड भी फारस की खाड़ी से आयात किया जाता था दिलमुन एवं माकन के जरिए। चांदी, फिरोजा मनी आयात किया जाता था फारस की खाड़ी दिलमुन एवं माकन के जरिए। अफगानिस्तान के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। बदखसा की खान जो अफगानिस्तान में, वह लाजवर्द की खान के समीप एक स्थान है सोर्तगोई, जहां पर हड़प्पाई बस्ती के अवशेष पाए गए। ऐसा अनुमान किया जाता है कि व्यापारिक संबंध अच्छे रहने के कारण हड़प्पाई लोग वहां लाजवर्द की खुदाई के लिए आए थे और उन्होंने अपने बस्ती को वहां पर सेटल किया था, क्योंकि वहां जो बस्ती के रिमेन्स पाए गए उसमें वे ऑफ लिविंग, पॉटरी, कल्चर्स एंड सोशल ट्रेडिशन या कस्टम्स को देखकर लगता है कि ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता से आए थे, क्योंकि वो काफी समानता दोनों जगह में पाई जाती है। टीन, सोना, चांदी इत्यादि अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। मध्य एशिया के साथ भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था। हरितसम मणि जिसे जैट कहते हैं भी मध्य एशिया से हड़प्पा वासी लोग आयात करते थे। मध्य एशिया की तांबा, सीसा राजस्थान निर्यात किया जाता था। मध्य एशिया के लोगों को शंख पुष्पी जो पानी में पाया जाता है वो गुजरात से निर्यात करते थे। टिग्रिस और यूफ्रेटिस घाटी से भी व्यापार होता था।